बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज सोशल स्टडीज़ में यूनिट 1 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है द अर्थ एज अ प्लेनेट। चूँकि अर्थ के बारे में आप जानते ही होंगे कि ये हमारी ज़मीन का नाम है और ये हमारी यूनिवर्स में एक प्लेनेट की तरह मौजूद है। अच्छा, प्लेनेट क्या होती हैं वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss about the objective of our video lessons. Okay, in this lesson we will describe the universe and its components. यानी हमारे यूनिवर्स में यूनिवर्स पहले क्या है, पहले ये जान ले कि यूनिवर्स क्या होती है और इसके कितने पार्ट्स हैं। कंपोनेंट्स का मतलब पार्ट्स है। अच्छा, नंबर 2 ऑब्जेक्टिव है रिकग्नाइज द सन एज स्टार एंड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्लैनेट्स। इसकी दूसरी ऑब्जेक्टिव है कि सन को हमने एज ए स्टार पढ़ना है और दूसरा ये कि सन जो है दूसरे प्लैनेट्स के लिए कैसे एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये हम पढ़ेंगे। नंबर 3 ऑब्जेक्टिव है लिस्ट अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम एंड डिस्क्राइब देयर मूवमेंट्स। यानी सोलर सिस्टम में जो भी प्लैनेट्स है, जो भी दूसरे ऑब्जेक्ट्स वगैरह मौजूद है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसकी कैसी मूवमेंट होती है वो भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, नंबर 4 ऑब्जेक्टिव है डिस्क्राइब द शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ। और नंबर 4 ऑब्जेक्टिव जो कि हमारी ज़मीन के बारे में है, यानी इसकी शक्ल और साइज़ वगैरह सारा शेप और ये सारा पढ़ेंगे। अच्छा, एज़ यूजुअल हम अपना रीड एंड शेयर सेक्शन पढ़ते हैं। Allah says, and it is He who created the night and the day and the sun and the moon. All heavenly bodies in an orbit are swimming. सूरह अल-अंबिया आयत नंबर 33। इस सूरह के आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला फरमाता है कि उसी ने ही सारी मतलब दुनिया को पैदा किया है, जिसमें दिन और रात ये सारा अल्लाह ताला ने पैदा किया है। उसमें जो चाँद और आसमान, जो सूरज वगैरह है ये भी, और जो भी इसके दरमियान में जो भी चीज़ें अपने अपने मदार में घूम रही है वो सब के सब अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अच्छा, अब आते हैं चैप्टर की तरफ। अच्छा, आपने खुद ही जो है कोशिश करनी है कि अपनी रीडिंग खुद ही करें, फिर भी मैं आपको कहीं कहीं से आपको रीडिंग कराती हूँ ताकि आपको मुश्किल वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन आ जाए। अच्छा, यहाँ है कि when we look above while standing outside at the night we see a canopy of sky with clouds, moons or stars. They are part of universe. अच्छा, जो आप आसमान की तरफ देखते हो तो आपको नज़र आ सकता है कि वहाँ पर चाँद भी मौजूद है, सूरज भी है, सितारे भी हैं। हर चीज़ के एक टाइम पर मौजूद होती है। दिन के वक्त आपको सूरज नज़र आता है और रात के वक्त आपको वहाँ पर चाँद और सितारे नज़र आती हैं। इसी तरह दिन के वक्त आपको आसमान पर क्लाउड भी नज़र आ सकते हैं। अच्छा, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारी यूनिवर्स की एक पार्ट होती है, एक हिस्सा है। इसकी पूरी यूनिवर्स नहीं है ये सिर्फ इसका एक छोटा सा हिस्सा है। अच्छा, यूनिवर्स खुद क्या है? यूनिवर्स बहुत फैला हुआ एक बहुत ही वसी अरीज़, जिसको हम कहेंगे ऐसी जगह कि जिसकी कोई हद ही ना हो, ना उसकी आपको कोई बॉर्डर लाइन हो और ना कोई बाउंड्री वगैरह मौजूद हो, ऐसी चीज़ को हम यूनिवर्स कहते हैं। क्या हल्का है कि द यूनिवर्स इज़ अ वास्ट एक्सपेंस ऑफ स्पेस विद नो बाउंड्रीज। द स्पेस कंसिस्ट ऑफ गैसेस, डस्ट क्लाउड्स, स्टार्स, प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज। देयर आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। अच्छा, यूनिवर्स में क्या क्या चीज़ें मौजूद है? वो है गैसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस मौजूद होती है। उसमें डस्ट क्लाउड्स भी मौजूद होती हैं। डस्ट क्लाउड्स का मतलब जब डस्ट यानी मिट्टी या दूसरी चीज़ों के पार्टिकल जब एक साथ जमा हो और धुंधला सबको नज़र आए तो वो उसको हम कहेंगे डस्ट क्लाउड्स। और स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सब आप जानते हैं, सिर्फ इसमें आपने गैलेक्सी के बारे में समझना है कि गैलेक्सी क्या होती है। गैलेक्सी जो है अमूमन उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पर आसमान पर जब आप बहुत सारे सितारों को एक जगह इकट्ठा होते हुए देखते हो, ये अक्सर रात के वक्त आपको नज़र आ सकता है, तो हम कहते हैं कि ये गैलेक्सी है, जिसको हम उर्दू में कहकशां कहते हैं। अच्छा, हमारी यूनिवर्स में सिर्फ एक गैलेक्सी नहीं होती या एक कहकशां नहीं होती, बल्कि बहुत सारी, जिसको बिलियंस में आप काउंट करें, बहुत सारी जो है गैलेक्सीज मौजूद होती है। गैलेक्सीज आर मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, देयर सोलर सिस्टम्स, गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स। अच्छा, गैसेस खुद उसमें क्या नहीं, गैलेक्सीज में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती है? उसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं, इवन उसमें सोलर सिस्टम भी बहुत सारे हो सकती हैं। यानी एक गैलेक्सी जो है अपने आप में हमारे लिए एक यूनिवर्स ही है। तो वो हम जिस यूनिवर्स की हम बात करते हैं वो हम उस पूरे यूनिवर्स की जो मौजूद है उसका जस्ट एक छोटा सा हिस्सा है। क्योंकि उस यूनिवर्स में जब बहुत सारे गैलेक्सीज हो और उस गैलेक्सीज में जब बहुत सारे स्टार्स हो, यानी बिलियंस ऑफ स्टार्स एक गैलेक्सीज में मौजूद हो, उसमें डिफरेंट सोलर सिस्टम भी मौजूद हो, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है यूनिवर्स कितनी ज़्यादा वसी अरीज़ या कितना बड़ा है। अच्छा, उसमें इन सब चीज़ों के साथ गैसेस और डस्ट पार्टिकल ये भी मौजूद होती है। अच्छा, द सन इज़ वन ऑफ द स्टार्स ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स इज़ अल्लाह, ही मेड एवरी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। हमारी जो सूरज नज़र आती है आसमान पर, वो किस गैलेक्सी का पार्ट होता है? वो मिल्की वे गैलेक्सी का एक स्टार है। उनके स्टार्स में से, बिलियंस ऑफ स्टार्स में से सिर्फ एक स्टार है। क्या है? सन जो है किस गैलेक्सी का पार्ट है? वो है मिल्की वे गैलेक्सी का। और इन सब चीज़ों को अल्लाह ताला ने पैदा किया।
अब है कि सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि सोलर सिस्टम क्या है। गैलेक्सी के बारे में मैंने बता दिया, अब सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। 8 planets revolve around the sun and form a solar system. Asteroids, meteoroids, and comets also orbit the sun. Apart from planets, our Earth is one of the 8 planets which circle around the sun in an orbit. अच्छा, let's learn about the Earth and the other 7 planets. हमारी जो सोलर सिस्टम है उसमें अगर एक दरमियान एक सूरज होता है तो उसके गिर्द जो है 8 प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं, यानी चक्कर लगाते हैं। और 8 प्लेनेट क्या है वो हम पढ़ेंगे। और इस 8 प्लेनेट के साथ साथ जो है एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स और कॉमेट्स वगैरह भी मौजूद होती है। इस सब चीज़ों के बारे में हम इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे। एस्टेरॉइड्स क्या होता है, मेटेरॉइड्स और कॉमेट्स वगैरह। अच्छा, ऑर्बिट क्या होती है? ऑर्बिट जो है जैसे हर प्लेनेट या हर सन जो है वो एक गोल दायरे की शक्ल में एक इमेजिनरी लाइन है, मतलब फर्ज करिए ऑर्बिट एक इमेजिनरी लाइन है और ये इसकी शक्ल गोल होती है या इलिप्टिकल होती है। इलिप्टिकल मतलब ओवल शेप में होती है। तो ये उस इलिप्टिकल लाइन में या ओवल शेप लाइन में जो है ये चक्कर लगाते हैं सूरज के गिर्द। अच्छा, अब जो ए प्लेनेट है उसको बेसिकली जो है 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक ग्रुप को या एक पार्ट को टेरेस्ट्रियल पार्ट कहा जाता है, क्या है टेरेस्ट्रियल पार्ट, और दूसरे जो है पार्ट को जूवियन पार्ट कहा जाता है। अच्छा, टेरेस्ट्रियल पार्ट में क्या कौन से प्लेनेट होती है? टेरेस्ट्रियल पार्ट का दूसरा नाम रॉकी प्लेनेट्स होती है, जिसमें मर्क्यूरी, वेनस, द अर्थ एंड द सन एंड द मार्स, ये 4 प्लेनेट्स जो है रॉकी प्लेनेट्स में मौजूद हैं। जबकि जूवियन प्लेनेट्स में भी 4 मौजूद होती है, जिसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक को गैस जाइंट्स कहा गया और एक को आइस जाइंट। यानी जूवियन प्लेनेट के कितने हिस्से हैं, कितने पार्ट हैं? इसके 2 पार्ट हैं, एक गैस जाइंट्स और एक जो है आइस जाइंट्स। गैस जाइंट्स में कौन से स्टार्स प्लैनेट्स हैं? उसमें जुपिटर और सैटर्न है, और आइस जाइंट्स में यूरेनस एंड नेपच्यून मौजूद हैं। अच्छा, अब आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये सूरज है और ये पूरे के पूरा क्या शो हो रहा है, एक सोलर सिस्टम जिसके दरमियान में सूरज है, फिर उसके बाद मर्क्यूरी, फिर वेनस, फिर अर्थ, फिर मार्स। ये 4 प्लैनेट क्या है, रॉकी प्लैनेट हैं। इसके बाद है जुपिटर और सैटर्न। जुपिटर और सैटर्न कौन से प्लैनेट हैं? गैस जाइंट्स। इसके बाद है ये यूरेनस एंड नेपच्यून। ये कौन से प्लैनेट है? ये है आइस जाइंट्स, ये 2 आइस जाइंट्स हैं। अच्छा, ये सब आप देख रहे हैं कि इस सन के गिर्द एक लाइनें दी गई हैं गोल शेप में या ओवल शेप में। ये आपको ओवल शेप में ज़्यादा नज़र आता है, जिसको इलिप्टिकल शेप भी कहा जाता है। तो हर प्लेनेट जो है इसके गिर्द इस तरह राउंड में इस तरह अपने ऑर्बिट में घूमती है। अच्छा, आप रॉकी प्लैनेट्स जिसमें मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ और मार्स हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्यों रॉकी प्लैनेट इसको कहा गया है। अच्छा, ये रॉकी प्लैनेट्स मर्क्यूरी, Venus, the Earth and Mars are made of rocks and metals. That is why they are called rocky metal planets. अच्छा, रॉकी प्लैनेट्स इसलिए है क्योंकि ये रॉक्स और मेटल से बने हुए हैं, इसलिए इसको रॉकी प्लैनेट्स कहा जाता है। फिर है मर्क्यूरी, ये जो है इज द क्लोजेस्ट टू द सन एंड फास्टेस्ट टू ऑर्बिट इट। It takes 88 days to complete one round around the sun. The Venus is the hottest planet of the solar system. It completes one round around the sun in 225 days. The Earth is the 3rd planet from the sun and only our planet yet to have inhabited. It circles the sun once every 365.25 days 1 year. Mars is the half size of the Earth. It takes 687 days 1.88 years to complete its orbit. अच्छा, यहाँ पर अब मैं समझाऊंगी कि जो मर्क्यूरी है वो है सन के बिल्कुल सबसे ज़्यादा करीब मर्क्यूरी है। द क्लोजेस्ट टू द सन इज़ मर्क्यूरी, और ये चूँकि बहुत क्लोज है इसके सन के करीब, इसलिए सूरज की रोशनी भी इस पर सबसे ज़्यादा पड़ती है। और सूरज की रोशनी जब ज़्यादा पड़ती है और इसकी रेज जब ज़्यादा आती है तो इसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। इसलिए सबसे हॉटेस्ट इन सब 8 प्लैनेट्स में हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मर्क्यूरी है। अच्छा, ये जो है चूँकि इसके गिर्द इसके जो है ऑर्बिट छोटा है, इसलिए इसको कंप्लीट करने में कम टाइम लगता है, जो कि हमारी ज़मीन की 88 डेज़ के बराबर बनती है। यानी 88 डेज़ में ये अपना एक राउंड कंप्लीट करता है। फिर इसके बाद वेनस है। वेनस जो है ये भी हॉटेस्ट है, सेकंड हॉटेस्ट है, मर्क्यूरी के बाद ये भी हॉटेस्ट है। और ये जो है ये भी जो है अपना एक राउंड कितने दिन में कंप्लीट करता है? क्योंकि ये मर्क्यूरी से अब थोड़ा दूर हो गया, इसलिए इसको कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। और ये इसकी जो है कितनी है टाइम? 225 अर्थ डेज़, यानी हमारी ज़मीन की 225 डेज़ में ये अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है। नंबर 3 जो अर्थ है, अर्थ जो है ये वाहिद प्लेनेट है जिसके पर इनहेबिटेंट मौजूद होती है। इनहेबिटेंट का मतलब यानी इसमें डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद होती है, यानी इंसान, जानवर, पौधे और जो है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और दूसरे प्लैनेट्स में ऐसी चीज़ें मौजूद नहीं होती है।
अच्छा, अर्थ जो है अपना एक राउंड कितने दिन में कंप्लीट करता है? वो 365.25 डेज में कंप्लीट करता है, जो कि एक साल के बराबर बनता है। अब नंबर फोर्थ जो है वो है मार्स। मार्स जो है कब कंप्लीट करता है अपना टाइम? मार्स जो है वो एक साल से ज़्यादा का अर्सा लगता है इसको, 1.88 डेज, 1.88 ईयर्स, यानी एक साल 88 डेज में ये अपना एक राउंड कंप्लीट करता है, जिसको अगर टोटली डेज में काउंट किया जाए तो वो 687 डेज बनता है। अच्छा, मार्स जो है इसका साइज़ जो है छोटा होता है और ये ज़मीन के साइज़ के आधे के हिस्से के बराबर होता है, यानी जितना ज़मीन होता है उसके आधे के बराबर मार्स होती है। अच्छा, अब गैस जाइंट्स क्या है? इसमें जैसे पहले मैंने बताया कि इसमें दो प्लेनेट हैं, एक जुपिटर एक सैटर्न। और इसको गैस जाइंट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये गैसेस से मिलकर बनी होती है। वो गैसेस क्या है? हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड आर लार्जर देन रॉकी प्लैनेट्स। अच्छा, ये जो है गैस जाइंट जो है रॉकी प्लैनेट्स के मुकाबले में इसकी साइज़ बड़ी होती है। जुपिटर इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स एंड इट ऑर्बिट्स इन द सन्स इन 433 अर्थ डेज, दैट इज़ 12 ईयर्स, यानी 4333 डेज़ को 12 ईयर्स में कन्वर्ट किया जाए तो वो 12 ईयर्स बनता है। जुपिटर को इतना ज़्यादा अरसा लगता है सूरज के गिर्द जो है अपना एक राउंड कंप्लीट करने में। Saturn is the second largest planet and has clear ring around it. It travels 29.45 days to complete Earth years to complete one round. सैटर्न जो है दूसरी बड़ी प्लेनेट है, यानी सोलर सिस्टम में सबसे बड़ी प्लेनेट क्या है? वो है जुपिटर। पर दूसरे नंबर पर सैटर्न की बारी है। सैटर्न जो है वो अपना एक राउंड जो है 29 ईयर्स 45 डेज़ में कंप्लीट करता है और इसके गिर्द जो है आपको एक क्लियर रिंग भी नज़र आती है। ये है सैटर्न, ये इसकी निशानी यही है कि ये जो है इसके गिर्द एक रिंग मौजूद होती है। तो ये साइज़ में भी आपको नज़र आ रहा है कि ये दोनों जो है ये है जुपिटर और यह सैटर्न साइज़ में दूसरे प्लैनेट्स के मुकाबले में बड़ी होती है। अब है आइस जाइंट्स। आइस जाइंट्स क्या है? आइस जाइंट्स में यूरेनस एंड नेपच्यून्स आर कंपोज्ड ऑफ ice rocks and oceans. That's why they are called ice giants. Uranus has 10 rings. It orbits the sun in 84 Earth years. Neptune is the last planet of the solar system. It completes one round around the sun in 165 Earth years. आइस जाइंट इसलिए कहा जाता है, इसलिए इन दोनों प्लैनेट्स को, ये जिसमें दो प्लैनेट्स क्या है? यूरेनस एंड नेपच्यून, क्योंकि ये दोनों प्लैनेट्स जो है आइस रॉक्स और ओशियंस, यानी इसमें बहुत सारे समंदर मौजूद होती है और ये चूँकि सन से बहुत दूर है, इसकी जो है आप देख सकते हैं प्लैनेट यूरेनस और नेपच्यून सन से काफ़ी दूर है, तो इसलिए यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है। तभी तो यहाँ पर सिर्फ बर्फ़ होती है, रॉक्स, और दूसरा जो है ओशियंस मौजूद होती है, इसलिए इसको आइस जाइंट्स कहा जाता है। और इसकी जो है आपको अपना एक चक्कर जो है यूरेन कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? हमारी ज़मीन की जो है 84 ईयर्स के बराबर, यानी अगर एक इंसान 84 ईयर्स का हो जाए तो कितना बूढ़ा हो जाता है, यानी एक इंसान की उम्र के जो कि बुढ़ापे बहुत बुढ़ापे में पहुंच चुका हो, उतने ही देर ये अपना एक राउंड कंप्लीट करता है। उसके बाद जो है जो नेपच्यून है वो भी उससे भी ज़्यादा देर अपना एक राउंड कंप्लीट करता है। उसकी तो राउंड जो है 165 अर्थ ईयर्स में कंप्लीट होती है। अच्छा, ये चूँकि लास्ट प्लेनेट है, यहाँ पर आप एक चीज़ पर गौर करें कि मर्क्यूरी जो सन के बिल्कुल करीब है, इसकी ऑर्बिट भी कम है, यानी डिस्टेंस कम तय करना पड़ता है, इसलिए ये कम से कम दिन में कंप्लीट करता है। इसी तरह यूरेनस जो कि इससे ज़्यादा बड़ी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो ये इससे ज़्यादा टाइम लगता है। इसी तरह हर प्लेनेट जितना दूर दूर होता चला जाएगा उतना ही उसको टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने में। अच्छा, यहाँ पर है द बिग बैंग, एक थ्योरी है जिसका नाम है द बिग बैंग। इसको किसने पेश किया? जॉर्ज लेमेटर, जो कि एक बेल्जियम एस्ट्रोनॉमर है। बेल्जियम एस्ट्रोनॉमर किसको कहते हैं? जो कि सितारों यानी यूनिवर्स के बारे में जो है स्टडी करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उसको हम एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। और ये एक बेल्जियम कंट्री से ताल्लुक़ रखने वाला साइंटिस्ट था, जिसने क्या पेश किया? एक थ्योरी बिग बैंग के नाम से 1927 में पेश किया था। अच्छा, अकॉर्डिंग टू हिम द यूनिवर्स बिगेन्स एज अ सिंगल पॉइंट, इट स्ट्रेचेस एंड एक्सपेंडेड टू ग्रो एंड इट कुड बी स्टिल बी एक्सपेंडिंग। इसके मुताबिक जो है यूनिवर्स जो है शुरू में एक पॉइंट था जो कि वक्त के साथ साथ फैलता गया और आज तक फैलता चला जा रहा है। यानी इस थ्योरी के बिग बैंग थ्योरी ये हमें इस चीज़ के बारे में बताता है कि यूनिवर्स कैसे बनी। इसके मुताबिक यूनिवर्स पहले एक पॉइंट था जो कि वक्त के साथ साथ फैलता चला गया जो आज तक फैल रहा है। इसका नाम, इस थ्योरी का नाम बिग बैंग थ्योरी है। अच्छा, यहाँ पर हम सन के बारे में पढ़ेंगे कि सन क्या है। सन फैक्ट्स: द सन इज़ कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस एंड इट इज़ अ सोर्स ऑफ heat
and light 4 planets of the solar system. The average diameter of the sun is 864,000 miles, about 109 times the Earth's size. यहाँ पर जो है सन भी चूँकि हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बनी है, इसलिए गैस से मतलब इसको कहेंगे ये भी एक गैस जॉइंट्स है। और ये जो है दूसरे प्लैनेट को एनर्जी प्रोवाइड करता है, एक लाइट एनर्जी, एक हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसको हम टोटली कहेंगे सोलर एनर्जी। अच्छा, यहाँ से अब हम इसकी साइज़ के बारे में पढ़ेंगे कि साइज़ इसकी कितनी है। इसका साइज़ जो है इसके डायमीटर से लगाया जाता है, क्योंकि सन जो है राउंड शेप में है, और राउंड शेप की जो है साइज़ को हम उसके डायमीटर से अंदाज़ा लगाते हैं। डायमीटर क्या है, जो कि इसके एक साइड से दूसरे साइड तक दरमियान में सेंटर तक से जो लाइन गुजरती है, यानी वो लाइन जो एक साइड से शुरू होकर सेंटर से गुजरती है और दूसरे साइड तक पहुंचती है, इसको हम डायमीटर कहते हैं। और इसकी डायमीटर कितनी है, 864,000 माइल्स। इसको अगर इंटरनेशनल वे में पढ़ा जाए, 864,000 माइल्स इसकी जो है डायमीटर है, जो कि बहुत ज़्यादा है, हमारी ज़मीन से 109 टाइम ज़्यादा है। 109 टाइम्स जो है, यानी अगर ज़मीन की जो है साइज़ जो है फ़र्ज़ करें 10 है, तो इसको 109 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसकी जो है ज़मीन का साइज़ आ जाए, सूरज का साइज़ आ जाएगा, यानी 1000 गुना टाइम तकरीबन ये बड़ा है। अच्छा, अब जो है इसकी जो है सरफेस टेम्परेचर वो भी बहुत ज़्यादा होती है, वो तकरीबन 10,000 डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट के बराबर होती है, जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। अच्छा, अब जो है दूसरे प्लैनेट के दूसरे ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारी सोलर सिस्टम में मौजूद होती है। वो ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, पहले तो उसमें डार्क प्लैनेट है। डार्क प्लैनेट क्या है, वो है एक प्लैनेट जिसको पहले यानी 2006 से पहले इसको भी एक प्लैनेट कहा जाता था। प्लूटो जो है वो 2006 से पहले एक बाकायदा एक पूरा प्लैनेट था हमारी यूनिवर्स में। ये एक कॉन्सेप्ट था, ये था नहीं वैसे वहाँ उस वक्त भी ये ऐसे बहुत छोटा प्लैनेट था, लेकिन इसको 2006 से पहले इसको एक प्लैनेट कंसिडर किया जाता था। लेकिन जब इस पर मज़ीद रिसर्च किया गया तो 2006 में इसे डिक्लेयर किया कि ये प्लूटो जो है एक प्लैनेट नहीं है, क्योंकि इसमें प्लैनेट वाली खसूसियात मौजूद नहीं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक और दूसरी क्वालिटीज़ जो है वो दूसरे प्लैनेट से बहुत कम थी, और जो है ये साइज़ में भी बहुत छोटा था, इसलिए इसको इस प्लैनेट के ग्रुप से इसको निकाल दिया, इसको एलिमिनेट कर दिया साइंटिस्ट ने, तो और इसको एक अलग से इसका नाम रख दिया कि ये एक डार्क प्लैनेट है। Up to the year 2006, Pluto was considered to be the ninth planet of the solar system. Because of the smaller size and other inadequate qualities, scientists eliminated it from the solar system and categorized it as a dark planet. अच्छा, ये तो हुई प्लूटो के बारे में। अब एस्टेरॉइड्स हैं हमारी यूनिवर्स में, वो या गैलेक्सी में एस्टेरॉइड्स क्या होती है, ये एक लार्ज इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस जो है, जो कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो हमारी यूनिवर्स या स्पेस में मौजूद होती है, और इसकी कोई ख़ास शेप नहीं होती है, जस्ट ऐसे ऑब्जेक्ट ये पड़ा होता है, तो इसको हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ रॉक्स, क्लेज इन मेटल्स। ये आर यूजुअली फाउंड इन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर्स। अच्छा, एस्टेरॉइड ज़्यादातर मार्स और जुपिटर के जो है ऑर्बिट में मौजूद होती है, ज़्यादातर वहीं पर मौजूद होती हैं। अगर हम क्लोजली जो है यूनिवर्स की स्टडी करें तो ये वहाँ पर ज़्यादा मौजूद होती है, और ये किस चीज़ से बनी हुई होती है, रॉक्स, क्ले और मेटल से बनी हुई होती है। अब नंबर 3 ऑब्जेक्ट जो है वो है कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या है, जिसको हम उर्दू में धुंधार सितारे कहते हैं। कॉमेट्स आर आइसी रॉक्स मेड ऑफ फ्रोजन गैसेस एंड डस्ट, दे एग्जिस्ट बियॉन्ड नेपच्यून। जो है कॉमेट्स जो है ये भी आइस से बनी हुई होती है, लेकिन जो है ये बहुत फ्रोजन होती है, यानी गैस तो होती है और आइस शेप में मौजूद होती है, फ्रीज किया हुआ होता है। और ये कहाँ मौजूद होती हैं कॉमेट्स, ये नेपच्यून के करीब जो है, इसके ऑर्बिट के करीब आसपास मौजूद होते हैं। नेपच्यून क्या था, जो है हमारी यूनिवर्स की जो है जो सबसे लास्ट प्लेनेट था वो नेपच्यून था, जिसको हम अभी पढ़ेंगे। यह है कॉमेट्स, ये जिसको धुंधला सितारे हम उर्दू में कहते हैं, क्योंकि ये जो है शुरू में ऐसे स्टार्स की तरह रोशन होती है, और इसका जो है एंड जो है दुम की तरह मौजूद होता है, इसलिए इसको उर्दू में धुंधार सितारे कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको कॉमेट्स कहा जाता है। और ये देख सकते हैं आप, ये जो है ज़्यादातर नेपच्यून के जो है करीब जो है ये नेपच्यून स्टार है, प्लेनेट है, और इसके आसपास जो है ये मौजूद होती है। अब फोर्थ ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है हमारे प्लेनेट में, वो है सैटेलाइट नहीं सॉरी मेटेराइट्स। मेटेराइट्स क्या है, मेटेराइट्स आर यूजुअली फॉर्म्ड व्हेन asteroids collide and break into pieces. The pieces of the rocks are called meteorites or space rocks. When meteorites enter the Earth's atmosphere, they heat up and glow. अच्छा, meteorites असल में क्या होती हैं, एस्टेरॉइड्स होती है, लेकिन जब दो एस्टेरॉइड्स या दो से ज़्यादा एस्टेरॉइड्स
आपस में जब टकरा जाते हैं तो वो छोटे छोटे पीसीस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये तो आपको पता है, जैसे फर्स्ट करें अगर आप एक मट्टी का टुकड़ा या एक पत्थर आप ले, एक पत्थर आपका दोस्त ले ले और दोनों को एक दूसरे की तरफ फेंक दे बहुत स्पीड में जब ये एक दूसरे से टकरा जाएंगे तो क्या होगा, तो ये जो है बहुत स्पीड से टकराने की वजह से ये फिर छोटे छोटे पीसीस में डिवाइड हो सकते हैं, छोटे छोटे पीसीस में डिवाइड हो सकते हैं और आसपास जो है ये बहुत तेज़ी से गिरेगा। तो मीटराइट्स की मिसाल भी ऐसे ही छोटे छोटे पत्थरों की तरह ही है, जो कि इससे जब ये आपस में टकराते हैं दो एस्टेरॉइड्स, तो ये बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर जो है बहुत तेज़ी से आसपास जहाँ भी इसकी डायरेक्शन हो वहीं पर गिरेगा। तो ये जब ज़मीन की तरफ जब आते हैं ये पत्थर, तो जो है इसके जब एटमॉस्फेयर में पहुँच जाते हैं तो इसमें आग लग जाती है और यानी ये हीटअप होना शुरू हो जाते हैं और ज़मीन की जो है सरफेस तक पहुँचते फिर ये मज़ीद छोटे छोटे पीसीस में पहुँच सकते हैं। वरना तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी हमारी ज़मीन के लिए एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन यानी तबाहकारी के लिए काफ़ी है। अच्छा, अब है सैटेलाइट क्या है? ऑब्जेक्ट्स दैट मूव अराउंड अ लार्जर बॉडी इन स्पेस आर कॉल्ड सैटेलाइट्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड। Planets and moons are natural giants. Natural satellites, all planets of the solar systems except Mercury and Venus have moons orbiting them. International Space Station and Sputnik 1 are man-made satellites. सैटेलाइट्स जो है जिसको हम उर्दू में मस्नूई सयारा कहेंगे या सयारचा कहेंगे, ये जो है हमारी जो सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स वगैरह मौजूद है, ये तकरीबन हर प्लैनेट्स के आसपास ये सैटेलाइट्स मौजूद होती है। यानी बड़े प्लैनेट, बड़े ऑर्गेनिज्म या बड़ी बॉडी, लार्जर बॉडी के आसपास इस तरह के ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं जिसको सैटेलाइट्स कहा जाता है। और इसका अपना एक जो है अगसर होता है, इसके इफेक्ट्स होते हैं, इन्फ्लुएंसेस वगैरह जो उस प्लैनेट पर लगाते हैं। हमारी ज़मीन में के जो सैटेलाइट्स हैं वो है मून जो है एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द मौजूद होती है। तो हर प्लेनेट, तकरीबन हर प्लेनेट के मून या सैटेलाइट्स वगैरह मौजूद होती है सवाए मर्क्यूरी और वेनस के। मर्क्यूरी एंड वेनस जो है चूँकि सूरज के बहुत करीब होते हैं इसलिए वहाँ पर सैटेलाइट्स मौजूद नहीं होती है। और जो है सैटेलाइट्स जो है न सिर्फ ये नेचुरल होती है बल्कि इंसानों ने ख़ुद भी इसे तैयार किया है जिसको मैन मेड सैटेलाइट्स कहा जाता है। और इसकी एग्जांपल है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और स्पुतनिक 1, ये दो जो सैटेलाइट इंसानों ने खुद बनाए हैं। अच्छा, अब आते हैं अर्थ की शेप की तरफ। अर्थ क्या है? द अर्थ इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. It was created approximately 4.6 million years ago and its distance from sun is about 150 million kilometers. Sunlight reaches our planets in about 8 minutes. Earth is the Germanic word meaning the ground and its surface consists of mountains, valleys, plains, oceans and many more. अच्छा, अर्थ जो है अगर इसकी जो है लार्जनेस की बात करें, जैसे हमने कहा था कि जो है सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा था, वो था जुपिटर और सैटर्न जो है सेकंड जो है सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट था। अच्छा, जो अर्थ पर कितने नंबर पर आते हैं, ये 5th नंबर पर, लार्जनेस में ये 5th नंबर आते हैं। वैसे तो सूरज के करीब जब इसकी कैटेगरी करें, सूरज क्लोजनेस टू द सन जब इसकी कैटेगरी करेंगे तो ये 3rd नंबर पर आता है, लेकिन अगर इसकी साइज़ के हिसाब से इसकी कैटेगरी करें तो ये 5th नंबर पर आता है। अच्छा, अर्थ जो है मुख्तलिफ जो है यहाँ पर इसकी सरफेस पर मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद होती है। वो चीज़ें क्या होती हैं? माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन्स, ओशंस एंड मेनी मोर। अच्छा, अर्थ का वर्ड जो है यानी अर्थ वर्ड, ये खुद एक जर्मनी का वर्ड है और इसका मतलब है ग्राउंड यानी ज़मीन। अच्छा, और अर्थ जो है जब सूरज और सन के दरमियान, अर्थ और सूरज के दरमियान का जो फासला है वो है 150 मिलियन किलोमीटर्स। और इस इतने लंबे रास्ते को तय करने में सूरज की रोशनी को कितना टाइम लगता है? वो 8 मिनट, यानी 150 माइल्स को तय करने में सूरज की रोशनी को 8 मिनट लगते हैं ज़मीन तक पहुंचने में। अच्छा, अब है अर्थ की शेप के बारे में डिस्कस करेंगे कि अर्थ की शेप कैसी है। द अर्थ इज़ राउंड इन शेप, इट इज़ फ्लैट एट पोल्स एंड bulges एट द इक्वेटर्स ड्यू टू रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। अच्छा, अर्थ की शेप जो है अमूमन राउंड होती है यानी गोल होती है, लेकिन हकीकतन में अगर इसकी शेप को देखा जाए तो इसके पोल्स यानी जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स है यहाँ पर जो है थोड़ा सा चिपटा होता है यानी फ्लैट होता है, एक गोल शेप में नहीं होता है, जबकि इक्वेटर में तो गोल होता है, उभरा हुआ होता है, जिसको हम इंग्लिश में bulges कहेंगे। तो अर्थ में इक्वेटर क्या है? ज़मीन के बिल्कुल जो है सेंट्रल लाइन होती है, यहाँ से 2 पोल के दरमियान जो सेंट्रल लाइन मौजूद है उसको इक्वेटर कहा जाता है। और यहाँ पर bulges क्यों होती हैं? क्योंकि ज़मीन जो है अपनी एक्सिस के गिर्द घूमती है। एक्सिस क्या है? वो ज़मीन के अंदर जो है एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि साउथ पोल या नॉर्थ पोल साउथ पोल्स से निकलती है, जो कि नॉर्थ पोल से शुरू होती है और साउथ पोल्स की तरफ निकलती है। इसको एक्सिस कहते हैं। ये एक्सिस जो है अर्थ जो है अपने इसी एक्सिस की वजह से ये घूमती है।
एक्सिस जो है ऐसे ही नज़र नहीं आता है प्लेनेट में, बल्कि ये साइंटिस्ट ने इसको इमेजिनरी करार दिया है, यानी एक उन्होंने अपने जहन से या अपने तस्वुर से ये फर्ज कर लिया ये जो है ये इसके ज़मीन के अंदर एक लाइन मौजूद है, तभी तो ये जो है अपने आप के गिर्द घूम रही है। मैं आपको सिखाऊंगी कि ये ज़मीन जो है इसकी पोजीशन जो है सूरज की तरफ जो थोड़ी सी झुकी हुई होती है, यानी अगर फ़र्ज़ करें सूरज यहाँ पर मौजूद है तो ज़मीन जो है हमेशा इस तरह झुका हुआ सूरज की तरफ नज़र आता है। और ये ज़मीन जो है सूरज की तरफ जब झुकाव में होता है तो ये 23.44 एंगल बना रहे होते हैं। तो इसलिए जो है ज़मीन को जो है टिल्टेड इसीलिए कहा गया कि जो है इसकी जो एक्सिस है ये ज़मीन को इस तरह झुका हुआ रखता है। अच्छा, एक्सिस क्या है? द एक्सिस एन इमेजिनरी लाइन दैट पासेस थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ एंड अराउंड विच इट स्पिन्स। ये पहले भी बता दिया कि जो है अर्थ की जो है इमेजिनरी लाइन इसी एक्सिस जो है क्यों कहा गया है, एक्सिस को इमेजिनरी लाइन क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो है अर्थ अपने इसी लाइन के गिर्द चक्कर लगाता है। फिर अब हम बात करेंगे कि इसकी सर्कमफ्रेंसेस क्या है। द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द अर्थ इज़ 40,030.2 किलोमीटर है एंड इट्स सरफेस एरिया इज़ 510.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। सर्कमफ्रेंसेस के बारे में मैंने पिछले साल जब मैथ पढ़ाया था तो मैंने बता दिया कि सर्कमफ्रेंस किसी भी शेप की जो है इसके साइटों पर जो लंबाई होती है उसकी पूरे साइटों को जब हम प्लस करें यानी काउंट करें तो वो उस चीज़ की जो है सर्कमफ्रेंस होती है। जैसे कि ये हमारी अर्थ की सर्कमफ्रेंस कितनी है 40,030.2 किलोमीटर, यानी जब यहाँ से इस पॉइंट से अगर ज़मीन की जो है सर्कमफ्रेंस को नोट किया गया था और यहाँ से पूरे एक राउंड हो गए यहाँ तक दोबारा गए वो बनी 40,030.2 किलोमीटर और इसका सरफेस एरिया है 510.1 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर्स। अर्थ की जो है मूवमेंट ऑफ द अर्थ ये जो है हम पढ़ेंगे कि अर्थ किस टाइप की मूवमेंट करता है सूरज के गिर्द। देयर आर टू टाइप ऑफ मूवमेंट अराउंड ऑफ द अर्थ अराउंड द सन्स। वो एक टाइप जो है इसकी ये होती है कि अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है और इसकी दूसरी मूवमेंट जो है सूरज के गिर्द होती है, इसकी दूसरी मूवमेंट को हम रेवोल्यूशन कहते हैं। और फर्स्ट मूवमेंट जो कि इसकी एक्सिस के गिर्द होती है वो होती है उसका नाम है रोटेशन। अच्छा, अर्थ इज कॉन्स्टेंटली मूविंग, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज ऑफ टू टाइप्स, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या है? हैव अ स्पिन. Have you seen a top spin? It spins on its spindle like a top. The earth is spinning on its polar axis and around the sun. The spinning of the earth on its axis is called rotation. It completes its one rotation in 23 hours, 56 minutes and 4 seconds. The earth rotates from the west to the east at the speed of 1,675 kilometers per hour. The rotation of the earth causes day and night. During the rotation, parts of the earth facing the sun experiences day and the part on the other side experiences night. अर्थ की मूवमेंट की मिसाल जो है मैं आपको टॉप स्पिन से दूंगी कि टॉप स्पिन मैं दिखाऊंगी कि वो कैसे घूमता है और उसकी मूवमेंट भी वैसी ही होती है। और ये जो है इसकी मूवमेंट जो है क्योंकि रोटेशन की डेफिनेशन ये होगी कि द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड दिस एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। तो जो है इसकी जो है ये अपने एक्सिस के जब अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है वो कितने टाइम पीरियड में करता है? वो 23 आवर्स 56 मिनट्स और 4 सेकंड्स में करता है। जबकि जो है और इसकी जो है अगर हम देखें रोटेशन ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होती है। एंटी क्लॉकवाइज क्या है? जैसे घड़ी की सुई है यहाँ पर फर्ज करें कि घड़ी की सुई ये 12 पर, तो अर्थ जो है इसकी जो है बजाय इस तरह घूमने के ये इस तरह घूमता है। एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है। काउंटर क्लॉकवाइज को हम यहाँ पर जो है इस तरह कहेंगे कि यहाँ वेस्ट से जो है ये होती हुई ईस्ट की तरफ जाती है, यानी ज़मीन अपने वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता है। और जो है इसकी मूवमेंट जो है इसकी स्पीड जो है जब एक इस तरह रोटेशन के दौरान इसकी स्पीड जो है 1,675 किलोमीटर्स पर आवर होती है, यानी एक घंटे में ये 1,675 किलोमीटर्स की से ये अपना एक राउंड कंप्लीट करता है। राउंड पूरा एक नहीं, एक घंटे में इतना कंप्लीट होता है। अच्छा, सोचने की बात यह है कि अगर इस ज़मीन जो है इतनी स्पीड से मूव कर रहा है अपने आप के गिर्द, तो जो है हम गिर क्यों नहीं रहे या हमें चक्कर क्यों नहीं आ रहा है? तो ये इसको समझने के लिए काफ़ी आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है, लेकिन इतना हमारे लिए काफ़ी है कि हम अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्र अदा करें कि उन्होंने ज़मीन को इस यूनिवर्स को हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट बनाया है कि इतने सब कुछ होने के बावजूद हमें महसूस नहीं हो रहा है। अच्छा, इस रोटेशन की जो है एक एग्जांपल मैं आप मतलब फ़ायदा में बता दूं कि इसकी रोटेशन की वजह से दिन और रात बनते हैं। इसका जो हिस्सा सूरज की तरफ होता है वो दिन होता है और जो हिस्सा सूरज से परे होता है यानी सूरज से की तरफ नहीं होता है तो वो हिस्सा रात होती, वहाँ पर रात होती है। अच्छा, अब रिवोल्यूशन क्या है? अच्छा,
रोटेशन की मिसाल आप इस चरखली से भी देख सकते हैं कि फर्ज करें ये लाइन जो है इसकी एक्सिस है और ये हमारी अर्थ है, ये राउंड हमारी अर्थ है। तो अगर ये एक्सिस ना होती तो ये हमारी चरखी जो है कैसी राउंड कैसे इसके गिर्द घूम सकती है, बगैर इसके तो नहीं घूम सकती ना। तो इसलिए रोटेशन की डेफिनेशन इससे समझ में आनी चाहिए। व्हेन द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ या जमीन से जो गोल गोल चक्कर लगाना उसके एक्सिस के गिर्द, यानी इसके जो ये लाइन जो है इमेजिनरी लाइन के दरमियान में उसके गिर्द जो गोल गोल घूमती है जमीन, तो इसी को रोटेशन कहते हैं। समझ आए अब क्या है? स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस कॉल्ड रोटेशन। यहाँ पर आप देखेंगे कि जमीन की बीच में इस तरह अर्थ की दूसरी मूवमेंट का नाम रिवोल्यूशन है। और ये कैसे होती है? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ इन इट्स इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। यानी ज़मीन जब अपनी सूरज के गिर्द इस तरह एक इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट, जो कि पहले भी मैंने बताया कि इलेक्ट्रिकल क्या होती है, ओवल शेप को हम इलेक्ट्रिकल भी कहते हैं। ये एक इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में ये मूव करता है इस तरह काउंटर क्लॉकवाइज क्या है? जैसे एरो के निशान देख रहे हैं कि इसी मूवमेंट इसी डायरेक्शन में अर्थ मूव कर रहा है सूरज के गिर्द। इस तरह की मूवमेंट को हम रिवोल्यूशन कहते हैं। अच्छा, ये जिस स्पीड से मूव करता है वो है 107,000 किलोमीटर्स पर आवर, यानी एक घंटे में 107,000 किलोमीटर्स ये मूव करता है सूरज के गिर्द। अच्छा, और ये अपना एक राउंड कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट करता है? ये अपना एक राउंड, यानी अगर यहाँ से यहाँ तक इसको एक चक्कर लगना पड़ता है तो वो है 365 डेज 6 आवर्स, यानी जो एग्जैक्ट टाइम पीरियड इसका है 365 डेज इन 6 आवर्स, जिसको हम एक साल कहते हैं। अच्छा, टू कीप द कैलेंडर इन ट्रैक 1 ईयर इज़ कंसिडर्ड एज, तो कैलेंडर में अक्सर जो है पूरे साल के दिन को जब काउंट किया गया है तो वो 365 डेज लिया जाता है, इसके 6 आवर्स को नहीं लिया जाता है। लेकिन ये 6 आवर्स को इसी तरह इसको प्लस किया जाता है 4 साल के बाद, जब इसको प्लस किया जाता है तो 4 साल के बाद ये पूरे 24 आवर्स बनते हैं। तो 24 आवर्स जो है ये 6 को अगर 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 24 बनता है, यानी 6 आवर्स मल्टीप्लाई 4 आवर्स, तो आखिर में जो है क्या कितना बनता है? 24 आवर्स, जो कि पूरा कितना है? पूरा एक मुकम्मल डे है, कंप्लीट डे एंड नाइट। कंप्लीट डे एंड नाइट होता है। तो 4 साल के बाद जब एक दिन कंप्लीट हो जाता है तो वो उस साल जो है हमारा पूरे साल का दिन जो है 366 डेज होता है, जिसको हम उस साल को फिर हम कहते हैं लीप ईयर। लीप ईयर क्या होती है? वो साल जिसके पूरे दिन 366 डेज हो, उस साल को हम लीप ईयर कहते हैं। अच्छा, ये लीप ईयर जब आता है तो जो फरवरी का महीना होता है, फरवरी का महीना, तो इसमें जो है आम नॉर्मल जो है वो होती है डे, वो 88 डेज होती है, जबकि लीप ईयर में कितने होती है? लीप ईयर में ये 29 डेज हो जाता है। अच्छा, ये अर्थ जो है जब मूव कर रहा होता है सूरज के गिर्द तो ये झुका हुआ होता है, जिसको पहले ही मैंने बता दिया कि टिल्टेड रहता है, और इसी की वजह से इस पर फिर सीजन्स जो है, जो साल के जो 4 मौसम होते हैं, इसकी इसी टिल्टेड पोजीशन की वजह से इस पर 4 मौसम्स आते हैं, 4 किस्म के मौसम आते हैं। तो वो हम आगे बढ़ेंगे कि इसके जो 4 मौसम हैं वो कैसे किस पोजीशन पर आते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ गए होंगे और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये हमारी स्पेस है, दरमियान में सूरज है और ज़मीन सूरज की तरह अपने ऑर्बिट में घूम रही है। तो ऑर्बिट का मतलब